वेलकम फ्रेंड्स, अपने 100 वीडियोज की श्रृंखला में आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। और आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। 100 वीडियोज का मैंने वादा किया था, थोड़ी देर से इस बार मैं आपके पास आया हूं, लेकिन बहुत सारे हमारे वीडियोज इस बीच में अनअकैडमी के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहां भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और मेरे इस चैनल पर भी आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये वीडियोज आप तक लगातार पहुंचते रहें, इसके लिए सबसे पहले काम आपको करना है कि आपको एम कुमार्स एकेडमी, आपको अपने प्यारे मंजेश सर के चैनल एम कुमार्स एकेडमी को लाइक करना है, उसको शेयर करना है और उसको सब्सक्राइब करना है। तो आइए दोस्तों, अब आज के वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसकी चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी का, और खास करके हम कह सकते हैं कंपैरेटिव वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक, जो है अविश्वास प्रस्ताव और रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या डिफरेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अविश्वास प्रस्ताव और रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के बीच का अंतर। सुनने में टॉपिक थोड़ा अलग लगता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है यह हम सभी जानते हैं, और हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विध्वंसात्मक होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव इसलिए होता है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार गिराई जाती है। फिर अविश्वास प्रस्ताव कंस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है, रचनात्मक कैसे हो सकता है, सृजनात्मक कैसे हो सकता है, यही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और विश्व में ऐसे देश भी हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी पाया जाता है, रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव भी पाया जाता है। तो आइए आज हम समझते हैं दोनों के बीच के अंतर को, अविश्वास प्रस्ताव और रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के बीच के अंतर को। अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक बहुत ही प्रमुख संकल्पना है, और अविश्वास प्रस्ताव की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई और ब्रिटेन से अविश्वास प्रस्ताव भारत में आया। अविश्वास प्रस्ताव की जब हम बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव संसदीय लोकतंत्र की इस मूलभूत मान्यता पर आधारित है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो संसदीय प्रणाली की सरकार है, संसदीय प्रणाली की सरकार बहुमत शासन के मूलभूत सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। बहुमत शासन का मतलब है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसी दल की सरकार बननी चाहिए और मंत्रिपरिषद उसी दल का होना चाहिए। जैसे यदि आप वर्तमान भारत के संदर्भ में करें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। तकनीकी शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री ने शपथ ली और मंत्रिपरिषद बनी, और उसी को हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की या भाजपा की सरकार बनी। तो संसदीय लोकतंत्र के मूल में बहुमत शासन का विचार है। इसका मतलब कि संसदीय लोकतंत्र इस मूलभूत मान्यता पर आधारित है कि मंत्रिपरिषद तब तक सत्ता में रह सकती है जब तक कि उसे जनता के प्रतिनिधि सदन, और भारत में और ब्रिटेन में जनता का प्रतिनिधि सदन लोकसभा है, भारत में इसे लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, और ब्रिटेन में उसी सदन को लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो जब जनता के सदन या भारत के संदर्भ में लोकसभा का जब तक मंत्रिपरिषद को समर्थन प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर रहेगी। इसमें यह अंतर्निहित है कि यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का समर्थन खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, और अविश्वास प्रस्ताव का संबंध इसी से है।
अविश्वास प्रस्ताव को यदि हम परिभाषित करें तो अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा लोकसभा में मंत्रिपरिषद को प्राप्त बहुमत की जांच की जाती है। द मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज टेस्टेड थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा में मंत्रिपरिषद को प्राप्त बहुमत का परीक्षण किया जाता है। यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आइए सबसे पहले हम भारत में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ तथ्यों को दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात यदि हम करें कि अविश्वास प्रस्ताव की संकल्पना भारत में ब्रिटेन से ली गई और अविश्वास प्रस्ताव का संवैधानिक आधार आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में पाया जाता है। तो यदि प्रश्नोत्तर के लिहाज से देखें तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 75 क्लॉज 3। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहता है? उसकी भाषा यह है, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य है कि यदि संघीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो वह सत्ता में रहेगी, अन्यथा नहीं। तो इसका संवैधानिक आधार 75 क्लॉज 3 में है। लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है। तो आपने देखा इसका स्रोत क्या है? 75 क्लॉज 3। लेकिन संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव शब्द का प्रयोग करता है। फिर इसका स्रोत क्या है? इसकी कानूनी मान्यता आती है लोकसभा नियमावली या लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर, लोकसभा की प्रक्रिया संबंधी नियमावली। हम जानते हैं कि लोकसभा नियमों से चलती है और लोकसभा की जो नियमावली की प्रक्रिया है उसमें नियम संख्या रूल नंबर 198, तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि लोकसभा नियमावली की नियम संख्या 198 रूल नंबर 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। तो ये हमने देखा संवैधानिक स्रोत क्या है और विधि के अनुसार या कानून के अनुसार इसका स्रोत है लोकसभा की नियमावली। अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो अविश्वास का प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। अविश्वास का प्रस्ताव एक सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन इसे स्वीकार तभी किया जाता है जब कम से कम 50 सदस्य अपनी सहमति दे दें। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखें कि यह लाया जाता है एक सदस्य के द्वारा, लेकिन अध्यक्ष परंपरा यही है और नियमावली भी यही कहती है कि केवल लोकसभा में लाया जाएगा। किसी एक मेंबर ने अध्यक्ष को इसका नोटिस दिया अविश्वास प्रस्ताव का, लेकिन अध्यक्ष सदन में पहले पूछेंगे और जनरली हैंड रेजिंग होती है कि कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, और यदि कम से कम 50 लोग सहमति देते हैं तब यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है। यह केवल विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। ध्यान रखना है कि सत्ता पक्ष के लोग या सत्ता पक्ष का सांसद अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकता। इसलिए आपको याद होगा कि 2014 में जब पिछली मोदी सरकार थी तो उसमें चंद्रबाबू नायडू लंबे समय तक एनडीए के हिस्से थे और चंद्रबाबू नायडू का दल तेलुगु देशम सरकार में उसको मंत्री पद भी प्राप्त था और वे सरकार में शामिल थे। लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर जब आखिरी कार्यकाल का समय चल रहा था, कुछ समय बाकी था केवल सरकार का कार्यकाल का, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू के दल ने
अविश्वास का प्रस्ताव लाया था। लेकिन उससे पहले का घटनाक्रम यदि आपने पढ़ा होगा एक संविधान के अध्येता के दृष्टिकोण से, तो आपने देखा होगा कि पहले चंद्रबाबू नायडू के मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया, वे सरकार से बाहर आए और तब वे किसके सदस्य बने? विपक्ष के। तो ध्यान रखना है कि भाजपा का कोई सदस्य आज की तारीख में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकता, यह सदैव विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। तो यह हमने देखा कि भारत और ब्रिटेन में प्रचलित अविश्वास का प्रस्ताव क्या होता है। अब आते हैं दूसरी जो रोचक चीज है, जिसके बारे में मैं समझ रहा हूं कि वीडियो के प्रारंभ से ही आप प्रतीक्षा कर रहे थे, कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव क्या है। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव क्या है। सुनने में यह शब्द थोड़ा सा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था से रूबरू होने के कारण हम सभी ये जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सदैव सरकार को गिराना है, और यदि सरकार को गिराना है तो यह कंस्ट्रक्टिव कैसे है? यह तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव है। नहीं, विश्व में ऐसे देश भी हैं जहां अविश्वास प्रस्ताव कंस्ट्रक्टिव होते हैं, और रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की संकल्पना विश्व को देने का श्रेय जर्मनी को है। तो ध्यान रखना है कि जर्मनी ही वह देश है जो सबसे पहले रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा, इसकी संकल्पना को दुनिया के सामने लाया। यह जो रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का उद्देश्य राजनीतिक अस्थायित्व, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रोकना है। तो ध्यान रखना है कि प्रधान उद्देश्य क्या है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का? राजनीतिक अस्थायित्व या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रोकना। अब देखें, व्हाट इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थायित्व क्या है? संसदीय लोकतंत्र यदि बहुदलीय प्रणाली के साथ काम करता है तो गठबंधन की राजनीति की ओर वह ले जाता है, और गठबंधन की राजनीति में सरकारें कई बार जल्दी जल्दी गिरती है। थोड़ा इस रूप में समझिए कि ब्रिटेन में जो संसदीय राजनीति का या संसदीय लोकतंत्र का प्रारूप है वो बाई पार्टी सिस्टम के साथ है। बाई पार्टी या द्विदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति का यह कतई अर्थ नहीं है कि ब्रिटेन में केवल दो दल हैं। यह एक बहुत ही सामान्य कंफ्यूजन है जो हमारे और आपके मन में होता है। तो आज इस चीज को दूर कर लें कि द्विदलीय पद्धति का यह कतई मतलब नहीं कि केवल दो दल होंगे। इसकी यदि आप ऐसे परिभाषा करें कि द्विदलीय पद्धति में एक ऐसे देश को कहते हैं जहां दो दल होते हैं, तो यह गलत है। ब्रिटेन में बहुत सारे दल हैं, सुनकर अचरज हो रहा, बट कंजर्वेटिव पार्टी या अनुदार दल, लेबर पार्टी या श्रमिक दल, लिबरल पार्टी, ग्रीन पार्टी, बहुत सारी पार्टीज, फिर भी वो बाई पार्टी है, द्विदलीय है। अमेरिका में बहुत सारी पार्टीज, फिर भी वो द्विदलीय है। फिर द्विदलीय किसे कहते हैं? द्विदलीय पद्धति एक ऐसी दल पद्धति है जिसमें यद्यपि अनेक दलों का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाने का अवसर केवल दो दलों को ही मिलता है। ऐसी व्यवहारिक राजनीतिक प्रणाली होती है। जैसे ब्रिटेन में हैं बहुत सारे दल, लेकिन या तो सरकार श्रमिक दल लेबर पार्टी की बनती है, जनता का मिजाज ही ऐसा है, या फिर सरकार अनुदार दल की बनती है। अमेरिका में दल बहुत सारे हैं, लेकिन या तो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनी या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो ध्यान रखना है कि एक तो बाई पार्टी सिस्टम या द्विदलीय पद्धति के साथ संसदीय लोकतंत्र कार्य करता है। तो जब वह द्विदलीय पद्धति के साथ कार्य करता है तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की कम संभावना बनती है, राजनीतिक अस्थायित्व की कम संभावना बनती है, क्योंकि बहुमत सरकारें होती हैं। लेकिन यदि वह बहुदलीय पद्धति के साथ कार्य करता है जैसे भारत, तो राजनीतिक अस्थायित्व की संकल्पना ज्यादा बनती है। और याद करें 90 से 2000 के बीच भारत में जब गठबंधन की राजनीति अपने प्रारंभिक दौर में थी तो कितनी सरकारें गिरी थी। तो वही है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो संसदीय प्रणाली की एक बहुत बड़ी कमी है कि जब ये मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ काम करता है तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा करता है। और ये चीज जर्मनी में हुई। जर्मनी में सरकारें जल्दी जल्दी गिरने लगी, और इस राजनीतिक अस्थायित्व से बचने के लिए जर्मनों ने जिस चीज का आविष्कार किया
राजनीति विज्ञान में, वो है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जर्मनी से आता है और इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राजनीतिक अस्थायित्व को रोकना है। अब देखते हैं कि यह किस प्रकार कार्य करता है, कैसे राजनीतिक अस्थायित्व को रोकता है, या दूसरे शब्दों में रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव क्या है। तो पहले देखें इसकी परिभाषा क्या है। यदि हम रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव को परिभाषित करें तो यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा सदन में मंत्रिपरिषद को प्राप्त बहुमत का परीक्षण किया जाता है, लेकिन जो सामान्य अविश्वास प्रस्ताव है जैसे भारत और ब्रिटेन का, तो भारत और ब्रिटेन के अविश्वास प्रस्ताव में केवल एक हिस्सा होता है और वह हिस्सा होता है कि यह सदन XYZ की मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। फिर वोटिंग होती है, यदि पारित हो गया तो उस मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह भारत और ब्रिटेन का अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जर्मनी में जो रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की प्रणाली विकसित हुई, उसमें जब सदन में, और जर्मनी के जो निम्न सदन है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं, राष्ट्रीय सभा, जैसे हमारे यहां लोकसभा है। तो जब जर्मनी की नेशनल असेंबली में या राष्ट्रीय सभा में, सॉरी दोस्तों वो फ्रांस की बात थी, जर्मनी में उसको बुंडस्टैग और बुंडसरैट कहते हैं। तो जब बुंडस्टैग में, जो वहां का निम्न सदन है, जब बुंडस्टैग में अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो उस अविश्वास प्रस्ताव के दो हिस्से हैं। तो हम रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि यह एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जिसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से दो हिस्से? पहला, कि इसमें किसी मौजूदा सरकार, जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा सरकार में अविश्वास व्यक्त किया जाता है, यह उसका पहला हिस्सा है। वर्तमान मंत्रिपरिषद में, मौजूदा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करना, उसको हटाना, यह प्रस्ताव का पहला हिस्सा है। एवं एंड, इसका मतलब ध्यान रखें एक दूसरा हिस्सा भी होता है। अब भारत और ब्रिटेन में केवल पहला हिस्सा होता है, लेकिन जर्मनी में दूसरा हिस्सा भी होता है। एवं किसी वैकल्पिक मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करना। अब देखें कि जो सामान्य अविश्वास प्रस्ताव है भारत और ब्रिटेन का, उसमें केवल एक हिस्सा है। यह सदन XYZ की मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। लेकिन जर्मनी का जो रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव है, इसके दो हिस्से होते हैं। कौन से दो हिस्से? पहला, यह सदन XYZ की मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, एवं एंड, और अब आता है दूसरा हिस्सा, यह सदन ABC के मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। तो एक ही प्रस्ताव के दो हिस्से। पहले हिस्से के द्वारा वर्तमान मंत्रिपरिषद को हटाया जा रहा है, और उसी प्रस्ताव के, ध्यान रखना है दो प्रस्ताव नहीं है, एक ही प्रस्ताव का दूसरा हिस्सा, उसी प्रस्ताव के दूसरे हिस्से के द्वारा किसी वैकल्पिक मंत्रिपरिषद, किसी वैकल्पिक सरकार का गठन किया जाता है। तो सदन में जब रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके दो हिस्से होंगे। यह सदन X की मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, एवं यह सदन Y की मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। फिर मतदान होगा। सदस्यों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे पूरे प्रस्ताव को देखते हुए समग्रता में वोट दें। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति यस वोट देता है पक्ष में, तो माना जाएगा वह दोनों चीजों से सहमत है कि X की मंत्रिपरिषद नहीं होनी चाहिए और Y की मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को नो कहता है कि मैं इस प्रस्ताव के विपक्ष में हूं, तो वह दोनों को रिजेक्ट करता है। इसका मतलब दोनों हिस्से। तो इस तरह हम देखते हैं कि रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव में दो हिस्से होते हैं और सदस्य समग्रता में इसको देखते हुए मतदान करते हैं। अब यदि रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कि 50% से ज्यादा लोगों ने यस कर दिया, तो रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया। तो परिणाम क्या होगा कि X की मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, X को त्यागपत्र देना होगा, लेकिन साथ ही साथ Y की मंत्रिपरिषद तुरंत पद ग्रहण कर लेगी। X प्रधानमंत्री के पद से हट जाएगा, Y प्रधानमंत्री बन जाएगा, एक नई मंत्रिपरिषद। इसका मतलब
कि सरकार में परिवर्तन तो हुआ, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में बदलाव तो आया, लेकिन इससे सरकार की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई, इससे सरकार की निरंतरता खत्म नहीं हुई। दूसरे शब्दों में कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आया, चुनाव नहीं हुए, सरकार चल रही है और पूरे 5 साल तक सरकार चल रही है। तो यह रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव है। इसको एक एग्जाम्पल से समझे, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे वर्तमान में भारत के संदर्भ में यदि रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव को लागू किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के खिलाफ रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उसके 2 हिस्से होंगे। पहला कि यह सदन नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी की मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, एवं यह सदन किसी का भी नाम ले ले, चलिए राहुल गांधी का ही नाम ले लेते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, कि यह सदन राहुल गांधी की मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। और यदि प्रस्ताव पारित हो जाए तो नरेंद्र मोदी को त्यागपत्र देना होगा, लेकिन देश में चुनाव नहीं होंगे और राजनीतिक अस्थायित्व पैदा नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर उसी प्रस्ताव के द्वारा बन जाएंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। तो सरकार मिली देश को नहीं। और यदि फॉर एग्जाम्पल कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित ना हो तो इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू करेंगे। तो हम कह सकते हैं दोनों ही स्थितियों में देश के पास एक सरकार है। तो इसे कहते हैं रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव। यह सामान्यतः संसदीय लोकतंत्र में जब बहुदलीय पद्धति के कारण राजनीतिक अस्थायित्व, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की समस्या पैदा होती है, तब एक निदान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 1990 के दशक में जब भारत में सरकारें जल्दी जल्दी गिर रही थी, याद करें कि 13 दिन में वाजपेयी की सरकार, फिर 13 महीने में, फिर वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, देवगौड़ा की सरकार, इंद्र कुमार, कितनी सरकारें गई थोड़े थोड़े समय में, चुनाव भी कई बार हुए। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए भारत में भी राजनीति वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि संसदीय प्रणाली को हटाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सुधार कर लीजिए, जर्मनी का रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव लाइए। लेकिन हम देखते हैं कि 1999 के बाद भारत में राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या पैदा नहीं हुई है और इसीलिए भारत में अविश्वास प्रस्ताव की पुरानी प्रणाली चल रही है। लेकिन यदि कभी किसी संसदीय लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली के कारण, गठबंधन की राजनीति के कारण जल्दी जल्दी सरकारें बदलती, तो ऐसी स्थिति से बचने में जर्मनों के द्वारा दिया गया रचनात्मक अविश्वास का प्रस्ताव बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, यह है अविश्वास प्रस्ताव और रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के बीच का अंतर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए और एम कुमार्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जो मैंने प्रॉमिस किया है 100 वीडियोज की श्रृंखला, उसमें बहुत सारे वीडियोज अनअकैडमी पर है। और यदि आप एम कुमार्स एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ज़्यादा संख्या में वीडियो इधर आएंगे। तो दोस्तों, फिर कहता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। बहुत जल्द मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर फिर आपके सामने आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए अलविदा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। जय हिंद।